नमस्कार। यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो मैथमेटिक्स का टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जो आपके परीक्षा में बिल्कुल रूप से पूछा जाएगा। ये प्रश्न जो है बिल्कुल आउट वाले प्रश्न जो है इसी में ऐड होता है, यानी इसी में से सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं। हम बता देना चाहते हैं 2025 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में गणित में 138 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आधा प्रश्न ही आपको बनाना है। कहने का मतलब हुआ 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देना है। 30 शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन बनाना है। 8 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको 4 प्रश्नों का उत्तर आपको सही देना है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलेंगे ऑब्जेक्टिव के और एक ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से समझते हुए क्लास करेंगे। तो आज गणित में जो है पहला प्रश्न आपके सामने है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे कहा जाता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है, यानी थीटा का कौन सा वैल्यू रख देंगे जो दोनों का मान समान हो जाएगा। तो आपको याद ये रखना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का कौन ऐसा डिग्री है जो दोनों का मान बराबर होता है। तो साइन 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2 होता है। ठीक है, साइन 45 डिग्री का मान इतना होता है और कॉस 45 डिग्री का मान भी आपका कितना होता है 1/√2 होता है। तो इस तरह से आंसर जो आपका चला जाएगा वो डी की ओर चला जाएगा, 45 डिग्री। आंसर आपका बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि क्या होगी। व्यास जिसको हम लोग अंग्रेजी में डी बोलते हैं, हमेशा जो होता है त्रिज्या होता है, व्यास की आधी होती है तो 7 हो जाएगा। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। परिधि निकालना है, परिधि का सूत्र आपको याद रखना है 2πr होता है। 2 गुने 22/7 लेना है आपको। r का मान आपका 7 हो जाएगा। अब 7 से 7 कट गया और 22 को आपको 2 से गुना कर देना है। यहाँ पे 22 को 2 से गुना करेंगे तो 22 दूनी 44। आंसर डी की ओर चला जाएगा। पहला का आंसर भी डी हो जाएगा और दूसरा का आंसर भी आपका डी हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, बिंदु -5 और -1 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। देखिए, जब ऐसा प्रश्न बिंदु वाला होता है तो एक जो होता है इसमें x होता है और एक क्या होता है आपका y होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, -5 में से -1 को घटा के स्क्वायर कर देना है आपको। ठीक है, रूट के अंदर आ जाइए। -5 में से 1 को घटाएंगे, देखिए -5 और घटे -1, यहाँ पर जो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -4 में 5 में से 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 प्लस। फिर आपको क्या करना है, 7 में से 3 घटाना है तो 4 होगा और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 और इस दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 32। अब 32 को जब हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 32 को अगर पूर्ण वर्ग बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से हम आपको समझा देंगे सारे बात। यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, अब 32 को क्या करना है, यहाँ पे इसको तोड़ के लिखना है। ठीक है ना, जैसे कि 4 गुने 4, ऐसे नहीं, बहुत आसान हम बना देते हैं, रुक जाइए। क्या दूनी 32 होता है, तो 16 दूनी 32 होता है, यानी 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है, √2 का नहीं होता है, तो 4√2 आपका आंसर सी की ओर चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, चौथा प्रश्न आपके सामने है, यदि द्विघात समीकरण vx² + ax + c बराबर 0 के मूल समान है तो फिर इसका क्या हो जाएगा, यानी बराबर मूल समान है तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा। द्विघात समीकरण का सूत्र आपसे पूछा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, यहाँ पर क्या हो जाएगा a² - 4bc हो जाएगा, यहाँ पर bx²। ठीक है, तो b² की जगह पर क्या है आपका a है, तो आपका a² हो जाएगा। सूत्र क्या होता है, d बराबर आपने पढ़े हैं b² - 4ac। तो यहाँ पर जो है b की जगह पर आपका क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, a² 4 गुने a की जगह पर क्या दिया हुआ है b और c की जगह पर तो c ही है, तो a² - 4bc हो जाएगा। आंसर डी की ओर चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर प्रश्न है, बिंदु 2 और 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, यानी एकदम इसका दूरी निकालना है मूल बिंदु से। सिंपल कर देना है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 हो जाता है, 9 का क्या 3 का क्या होता है 3 तिया 9 होता है और 9 4 को जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। तो मूल बिंदु का जो दूरी होता है वो आपका क्या हो जाएगा, 5 का c हो जाएगा √13। छठा प्रश्न, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है।
शांत दशमलव प्रसार निकालने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है, आप 1 सेकंड में सीख जाइएगा। ठीक है, शांत देखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए नीचे वाले को पकड़िए। ठीक है, जिसका गुणनखंड में केवल 2 और 5 आया, नीचे के वाले के गुणनखंड करेंगे और 2 5 आएगा तो वो आपका जो है शांत हो जाएगा। तो 15 को तोड़ेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, 3 आ गया इसलिए ये शांत नहीं होगा। इसको तोड़ेंगे तो इसमें 7 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसको तोड़ेंगे तो इसमें 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 5 भी और 7 भी आता है, ये भी नहीं होगा। और ये जो है आपका 8 को तोड़ेंगे तो ये जो है केवल 2 आता है और 5 के पावर कुछ नहीं बचता है तो 0 कर देंगे, यहाँ पर जो है आपका ए आ जाएगा आंसर। ठीक है, ए नीचे वाला का जब गुणनखंड केवल 2 और 5 हो जाएगा, या केवल 2 ही रह जाता है या केवल 5 रह जाता है, तो वो जो है दशमलव प्रसार शांत माना जाता है। 7वां प्रश्न है, बिंदु 2 और 3 और 4 एक को मिलाने वाली रेखाखंड की मध्य बिंदु क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, मध्य बिंदु का जब भी पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, -2 में 4 को जोड़ देना है। तो -2 में 4 को जोड़ेंगे तो आपका 2 बचेगा और 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, 1 निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार y को जोड़ना है, 3 और 1 4 हो जाएगा और 4 में 2 से भाग दे देंगे तो आपका 2 आ जाएगा। तो 1,2 जहाँ पर भी होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 7 का आंसर ए हो जाएगा, जो कि बिल्कुल रूप से आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी x1 + x2 बट्टे 2 सूत्र होता है इसका, समझ लीजिए एक बार अच्छी तरह से। x1 + x2 बट्टे 2 इसी प्रकार होता है y1 + y2 बटे 2 होता है। अब x1 यहाँ पर है -2 तो -2 प्लस 4 है तो 4 बटे 2 होता है। और यहाँ पर कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर हो जाता है 3 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका 1 और बटे हो जाएगा 2। अब -2 में +4 करेंगे तो आपका 2 बच जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3 1 जोड़ करके 4 हो जाएगा और 4 के बटे 2 करेंगे, 2 से 2 बार में कट जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। आंसर 1 की ओर चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर फॉर्मूला आपको याद है, सिंपल फार्मूला ही आंसर हो जाएगा, 2πr(h) हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आंसर सही है। और ये VBI प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर sec 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है भाई, sec 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका 2 होता है। ठीक है, एकदम रूप से आपको याद रखना है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, सार्वंतर D हो सकता है। देखिए सार्वंतर का मान जो है वो 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है और तीनों हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक और 0 तीनों हो सकता है। इसलिए इनमें से सभी आंसर जो है आपका चला जाएगा, आंसर 10 का D हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, 5 + 3 √2। यहाँ √2 का 2 पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है ना, पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन आपका 11 का B हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग भी अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। बच्चे अभाज्य संख्या होता है जो 1 से कटता है या फिर स्वयं से कटे। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटे या फिर स्वयं से कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें जो है आपको यहाँ पर 28 को बहुत संख्या से कटता नहीं होगा, 6 3 9 63, 9 7 63 ये भी करता है, 7 1 8, 9 6 15 ये भी आपका नहीं होगा, 71 जो है यहाँ पे हो जाएगा। 7 1 8 होता है, 8 ना 3 से भाग लगता है इसमें, ना 2 से कटने वाला है। ये जब भी 71 कटेगा तो 1 से कटेगा, नहीं तो ये 71 से ही कटने वाला है। ठीक है, यानी भाग लगेगा पूरा पूरा तो 1 से लगेगा, नहीं तो 71 से ही लगेगा। इसलिए आपका जो है अभाज्य संख्या हो गया, C आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए जब अपरिमेय नहीं है तो आपको परिमेय संख्या यहाँ पर चुनना होगा। ठीक है, कौन सी संख्या चुनना होगा, परिमेय चुनना होगा। जब अपरिमेय नहीं है तो आपको क्या चुनना होगा, परिमेय चुनना होगा। तो रूट 31 जो है ये अपरिमेय संख्या है, 13 भी अपरिमेय है, 7 भी अपरिमेय है, 25 क्या है आपका परिमेय संख्या, क्योंकि √25 का वर्गमूल होता है 5 और 5 एक ऐसा डिजिट है जो क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। शांत चुनने के लिए हमने क्या बताया है, नीचे वाला का गुणनखंड में केवल 2 और 5 आना चाहिए। तो 35 में 7 और 5, 7 5 35 आता है, ये तो आपका नहीं होगा शांत। 12 5 60 होता है, 12 5 60
और 12 को तोड़ेंगे तो 3 चौक 12 होता है, इसमें भी 3 आ जाता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। 160 को तोड़ेंगे तो चलिए 160 हो जाएगा, 15 क्योंकि नहीं होगा, 3 5 15 होता है। तो जब सब ऑप्शन छट जाता है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है, दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा। देखिए महत्तम कहने का मतलब होता है 900, और 900 का जो एक शॉर्टकट रूप होता है HCF। तो दो लगातार सम संख्या, मान लीजिए 2 और 4 ये लगातार संख्या है, इसको भाग दे दो, 2 दूनी 4। तो लगातार सम संख्या का जो है हमेशा महत्तम जो होता है वो 2 होता है। आंसर आपका सी की ओर चला जाएगा। 15 नंबर हो गया। 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना का शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताइए। यानी अल्फा प्लस बीटा का ही मान आपको बताना है। ठीक है, घबराइएगा नहीं, बहुत आसान प्रश्न है, इसे भी हम आपको हल कर देंगे, देखते ही देखते आपको इसको बता देंगे। तो सबसे पहले इसका अल्फा और बीटा का मान निकालना पड़ता है आपको। ठीक है, तो अल्फा बीटा योग निकालना है, तो इसका योग क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो -1 हो जाएगा आपका, एक जगह पर आपका कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर तो सवाल बहुत ही अच्छा है, मज़ेदार भी सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है b/a हो जाता है फॉर्मूला, और यहाँ पे प्रश्न 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछा गया है आपसे, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर आप देखेंगे तो -b/a होता है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो -b की जगह पर कुछ नहीं है तो -1 आ जाएगा, 1 की जगह पर कुछ नहीं है तो आपका 1 आ जाएगा, और ये कटने के बाद है आपका -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -1 आ गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है इसको हम लोग भिन्न का जोड़ कर देंगे। ठीक है ना, भिन्न का जोड़ करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका c/a हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग पलट देंगे, इसका सिंपल सी बात कर रहे हैं तो आंसर जो हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करके हम लोग क्या करेंगे, ए अल्फा और बीटा निकाल लेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे, 1/2 करके जोड़ देंगे। और इसको गुणनखंड करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो x² और 2 को ऐसे तोड़ेंगे कि माइनस आ जाए, तो -2x प्लस 1x और -2 होता है। अब इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा आपका, x आ जाएगा। ठीक है, x आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग को x आ जाएगा, यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर -2 बच जाएगा। इसमें लेंगे कॉमन तो आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर फिर आपका x माइनस आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा प्लस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो एक अल्फा का मान आ जाएगा -1। ठीक है, एक बीटा आ जाएगा आपका +2 आ जाएगा, 1 और 2 आ जाएगा। आप बस आसानी से आराम से कर दीजिए आप, 1/1 प्लस 1/2। ठीक है, 1/-2 कर दीजिए। अब यहाँ पर कर दीजिए कॉमन 2 आ गया, अब 2 में यहाँ पर -2 कर दीजिए, 2 एकम 2, हाँ यहाँ पर 1 2 हुआ और फिर प्लस कर दीजिए 2 एकम 2। ठीक है ना, यहाँ पर यहाँ -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर जब से +2 में से 1 घटेगा तो 1/2 आपका आंसर निकल के चला आएगा। चलिए एक और सॉल्व कीजिएगा आप लोग। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an + b है तो इसका पदांतर क्या होगा, सर्वांतर क्या हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, बहुत ही आसान तरीका से बता देंगे आपको हम 1 सेकंड में। चलिए nवां पद an + b है तो इसका पदांतर यानी इसके पदों का अंतर क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पदों का अंतर हो जाएगा वो a हो जाएगा, इस दोनों का अंतर जो है क्या हो जाएगा, a हो जाएगा a। ठीक है, सार्वंतर निकालेंगे तो चलिए बिंदु P 6 और -5 का भुज क्या हो जाता है। एकदम आज रट लीजिएगा तो सारे दिन आपको याद रहेगा, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाता है। बिंदु 6 और -5 का भुज क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x होता है और एक क्या होता है, y होता है। तो कौन भुज और कौन कोटि होता है, यही बात आज आपको सीखना है। तो यहाँ पर जब भुज पूछा जाता है तो x वाला होता है वो होता है आपका भुज होता है, और y वाला जो होता है वो आपका क्या होता है, कोटि होता है। तो इस तरह से आंसर जो यहाँ पे आपका चला जाएगा, वो अगर पूछा गया तो किससे ओर चला जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा 6-5 का भुज हो जाएगा आपका 6 की ओर चला जाएगा। रुक जाए, यहाँ पर आपका आंसर 6 की ओर चला जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 है, 2 और 3 स्थित है, किस कहाँ स्थित है ये, तो ये दोनों में देखिए आपका प्लस प्लस आता है, और प्लस प्लस कहाँ होता है, ये देखिए ये प्रथम चतुर्थ होता है, पाद होता है, ये द्वितीय पाद होता है,
और ये तृतीय पाद होता है और ये आपका चतुर्थ पाद होता है। ठीक है, तो पहला में जो होता है वो प्लस प्लस ही आ जाता है, दूसरा में होता है माइनस प्लस आता है, तीसरा में माइनस माइनस और चौथा में प्लस और माइनस आता है। तो यहाँ पर जब प्लस प्लस है ये, इसलिए ये प्रथम पद में हो जाएगा आपका। ठीक है, 19 का ए आंसर हो जाएगा। 20 है आपके सामने प्रश्न इस तरह का है, x बराबर a y बराबर b, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2, तो x प्लस वाई का हल क्या होगा और a और b का मान क्रमशः क्या हो जाएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है। इसको a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 का मान कर करके जब हल करेंगे इसको जब हल करते हैं तो आंसर आपका 3 और 1 निकल के आ जाता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, 21 नंबर है, समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी। इसका जो मूलों की प्रकृति जो होगी वो क्या हो जाएगी, इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे और b की जगह पर यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 गुने a का मान कितना है आपका, कुछ नहीं तो 1, c का मान कितना है 4 है, तो 4 प्लस 4, 4 कम 4, 4 चौक 16, 16 4 20। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका कितना हो जाएगा, आपके सामने यहाँ पे 20 निकल के आया था ना, d का मान जो है आपका 20 निकल के आया। 20 जो है ये क्या है, धनात्मक संख्या है। ठीक है, ये 0 से छोटे या बड़ है तो 0 से ये बड़ा संख्या है, तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अवास्तविक है। ठीक है, आंसर आपका डी की ओर चला जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 22 है, बिंदु 4 माइनस 1 और 2 3 के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है। 4 में से 2 को घटा दीजिए, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 में से 3 को घटाइएगा तो माइनस 1 घटे 3, तो माइनस 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 हो जाएगा -4, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 16 और इस दोनों को जोड़ेगा तो हो जाएगा आपका 20। 20 को अगर तोड़ेंगे अगर तो 4 5 20 होता है, 4 5 20 होता है, आपका रूट हो गया। 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा और 5 का नहीं होता है तो 2 रूट 5 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से डी की ओर चला जाएगा। 22 नंबर का आंसर आपका डी हो जाएगा। 23 नंबर है, बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी इतना है, मिलाने रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी इतना है, तो इसको क्या करना है आपको, M1 मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड की मध्य दूरी इतना है। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना, बिंदु इतना इतना मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी इतना है, तो मिलाने वाले रेखाखंड की इकाई क्या हो जाएगी। ठीक है, यानी दूरी निकालना है यहाँ पे। ठीक है, सबका, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 23 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा 5 इकाई हो जाएगा। कैसे निकालना है तो ये समझ लीजिए, सबको जोड़ना है। ठीक है ना, आपको x1 x2 x3 फिर y1 y2 y3 इन सबको क्या कर लेना है हम लोग को, तो रेखाखंड को अगर मिला रहा है तो पहले इसके दूरी निकालेंगे और फिर इस दोनों बीच की दूरी निकालेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे -5 इकाई 23 का चला गया निकल करके। ठीक है, चलिए त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक इतना इतना और इतना है, त्रिभुज के केंद्र का नियामक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पे त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है 31 23 12 31 23 12 हम वो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो लगा देंगे तब जाके यहाँ पर आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, तो 24 का आंसर बी की ओर चला जाएगा। 25 है, यदि बिंदु 1 2 और 0 0 और ए बी संरेख है तो क्या हो जाएगा, संरेख के लिए आपको फिर जांचना पड़ जाएगा। ठीक है, और जांचने के लिए आपको यहाँ पे लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा आप लोग, अगर नहीं होता है तो आप बोलेंगे तो हम हल भी करके आपको दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न, दो समकोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है। तो समकोणीय त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा जो है समान होता है, यह कथन जो है ये थैलेस का है। ठीक है, थैलेस जी का है और इसीलिए इसको थैलेस प्रमेय भी कहा जाता है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, 27 नंबर बिल्कुल रूप से रट जाइएगा, 90 डिग्री होता है। BVR प्रश्न है, ये भाषा था। ये सब थ्योरिकल क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा हल करने के लिए थ्योरी अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको ये प्रश्न अच्छा से, ये सब प्रश्न जो है आपसे बन जाएगा। तो यहाँ पे 28 का आंसर तो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। BVR प्रश्न है, इसका एकदम रूप से याद रखेंगे। वृत्त के अंदर से जो स्पर्श रेखा एक खींची जा सकती है, अंदर से केवल एक स्पर्श रेखा मतलब 0 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, यानी क्या कहता है प्रश्न, वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, मान लीजिए ये वृत्त है। ठीक है,
इसके अंदर एक बिंदु है, तो इस पर स्पर्श रेखा एक को नहीं खिंचाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा जब भी वृत्त खिंचाएगा तो वो बाहर से खिंचाएगा स्पर्श रेखा, ठीक है। जब भी खिंचाएगा तो कहाँ से खिंचाएगा, बाहर से। ये देख रहे हैं स्पर्श कर रहा है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो जब भी स्पर्श रेखा खिंचाएगी तो वो बाहर से होती है, अंदर में नहीं होती है। अब यदि ABC त्रिभुज ABC और DEF में AB है तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर एंगल बराबर करना पड़ता है ना, बहुत आसान प्रश्न है, इसको तो चुटकी में हल कर देंगे। तो एंगल जो बराबर करना रहता है, एक चीज़ आपको देखना है कि इसमें जो है यहाँ पर ऊपर में क्या आ रहा है, ऊपर दोनों में आ रहा है आपका B आ रहा है, और नीचे दोनों में क्या आ रहा है, E आ रहा है। तो बस सिंपल है, कोण B जो है कोण E के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। ऊपर केवल ऊपर दोनों में B आ रहा है, नीचे दोनों में E आ रहा है, तो बस B बराबर E हो जाएगा। बहुत आसान है। 31 नंबर से प्रश्न बच गया जो हम कल आपको बताएंगे। वीडियो कैसा लगा है हमें जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।